चाणक्य नीति। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक लोग। चाणक्य इंस्पायर स्टोरी। अमावस की वो काली रात थी और आसमान से बरस रही आग जैसी बिजली सीधे विक्रम के दिल पर गिर रही थी। शहर के सबसे ऊंचे पुल की रेलिंग पर खड़ा वो शख्स आज अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए मिटा देने आया था, क्योंकि जिस इंसान पर उसने खुद से ज्यादा भरोसा किया, जिस दोस्त के लिए उसने दुनिया से बगावत की, उसी ने आज उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। विक्रम की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो तूफान से पहले आता है। वो जैसे ही कूदने के लिए आगे झुका, तभी पीछे से एक भारी और कड़क आवाज गूंजी कि रुक जाओ कायरों, की तरह मरना आसान है, लेकिन जिंदा रहकर गद्दारों को उनकी औकात दिखाना ही असली मर्द का काम है। विक्रम ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई साधारण इंसान नहीं खड़ा था। बारिश की बूंदें उस बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में जल रही आग को बुझा नहीं पा रही थीं। उनके माथे पर लगा चंदन अंधेरे में भी चमक रहा था और उनके हाथ में एक पुरानी लाठी थी। विक्रम ने गुस्से में कहा कि बाबा आप जाओ यहां से, आपको मेरे दर्द का अंदाजा नहीं है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। तब वो बुजुर्ग हंसे। उनकी हंसी में कोई मजाक नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य था। वो बोले कि तूने क्या खोया है ये तो तू जानता है, लेकिन तूने ऐसा क्यों खोया, और वो कौन लोग हैं जो तेरे आसपास बनकर तुझे अंदर से खोखला कर रहे थे, ये तू नहीं जानता। अगर आज तू यहां से कूद गया तो दुनिया तुझे एक हारे हुए इंसान के नाम से याद रखेगी, लेकिन अगर तूने मेरी बात सुन ली तो तू वो इतिहास रचेगा जिसे सदियां याद रखेंगी। विक्रम के पैर जम गए। उस बुजुर्ग की बातों में एक ऐसा खिंचाव था जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सका। वो धीरे से रेलिंग से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग के पास गया। दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य इंस्पायर स्टोरी में। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने आसपास छिपे उन दुश्मनों को पहचान पाएंगे जो दोस्त बनकर आपकी जड़ें काट रहे हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में धोखे से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज जो राज खुलने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। विक्रम उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चल पड़ा। वो उसे शहर के शोरगुल से दूर एक पुराने खंडरनुमा मंदिर में ले गए। वहां एक धुनी जल रही थी। बुजुर्ग ने विक्रम को बैठने का इशारा किया और कहा कि बेटा, आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। इसका अर्थ है कि एक सांप और एक दुष्ट व्यक्ति में से अगर चुनना हो तो सांप को चुनना बेहतर है, क्योंकि सांप तो केवल तब काटता है जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन एक दुष्ट और मतलबी इंसान जिसे तुम अपना मान रहे हो, वो तुम्हें हर कदम पर डसता है। विक्रम ने तड़प कर कहा कि बाबा, मुझे संस्कृत के श्लोक मत सुनाइए, मुझे बस ये बताइए कि मेरा अपना भाई जैसा दोस्त मुझे धोखा कैसे दे सकता है। हम दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया था, मैंने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया, अपनी तिजोरी की चाबी, अपने घर के राज, यहाँ तक कि अपने साइन किए हुए चेक भी उसे दे दिए, और आज उसने मुझे मेरी ही कंपनी से बाहर फेंक दिया, और मेरी मंगेतर वो भी उसी के साथ है। ये कहते हुए विक्रम का गला भर आया। उस बुजुर्ग ने आग में एक लकड़ी डाली और उसकी लपटें तेज हो गईं। उन्होंने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि गलती उसकी नहीं है विक्रम, गलती तेरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान बिना परखे, बिना जांचे किसी पर भी अंधा विश्वास करता है, उसका विनाश निश्चित है। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं हैं जो हाथ में हथियार लेकर खड़े हैं, बल्कि सबसे खतरनाक वो हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारे पैर छूते हैं और मौका मिलते ही तुम्हारी गर्दन पर वार करते हैं। विक्रम, तूने जिसे भाई समझा वो दरअसल मित्र के वेश में शत्रु था। चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आज मैं तुझे उन 3 तरह के लोगों के बारे में बताऊंगा जो आज के कलयुग में सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और जिनसे आचार्य चाणक्य ने हमेशा सावधान रहने को कहा है। अगर तूने ये समझ लिया तो तू अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकता है। विक्रम अब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। उसका दुख अब क्रोध और जिज्ञासा में बदल रहा था। बाबा ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि सबसे पहले और सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो मीठा बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बहुत तारीफ करे, तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाए और पीठ पीछे तुम्हारे काम बिगाड़े, उसे उस घड़ी की तरह त्याग देना चाहिए जिसके ऊपर तो दूध है लेकिन अंदर विष भरा है। याद कर विक्रम
क्या तेरा दोस्त तेरे हर फैसले की तारीफ नहीं करता था? क्या उसने कभी तुझे किसी गलत काम से रोका? विक्रम को याद आया कि हाँ, जब भी वो कोई रिस्की डील करता या जुआ खेलता, उसका दोस्त राहुल हमेशा कहता था कि भाई तू तो शेर है, तू कभी हार नहीं सकता। जबकि सच्चे शुभचिंतक हमेशा गलतियों पर टोकते हैं। विक्रम का दिमाग खुलने लगा था। उसे एहसास हुआ कि राहुल ने जानबूझकर उसे गलत रास्तों पर धकेला ताकि वो गिर सके। बाबा ने आगे कहा कि दूसरे तरह के खतरनाक लोग वो हैं जो तुम्हारे राज जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि कभी भी अपने गुप्त राज किसी को मत बताओ, चाहे वो तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, क्योंकि जब एक दोस्त दुश्मन बनता है तो वो उन राजों का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। तुमने अपनी कमजोरियां उसे बताईं और उसने सही वक्त का इंतजार किया। उसने तुम्हारे राज दुनिया को नहीं बताए, उसने तुम्हारे राज तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किए ताकि तुम्हें कानून और समाज की नजरों में गिरा सके। रात गहरी होती जा रही थी और मंदिर के बाहर तूफान और तेज हो गया था। लेकिन विक्रम के अंदर का तूफान अब शांत होकर एक संकल्प का रूप ले रहा था। बाबा ने कहा कि तीसरे और सबसे जहरीले लोग वो हैं जो असंतुष्ट और ईर्ष्यालु हैं। चाणक्य कहते हैं कि जलने वाले इंसान को तुम कितना भी दे दो, वो कभी खुश नहीं होगा। उसकी नजर हमेशा उस चीज पर होगी जो तुम्हारे पास है और उसके पास नहीं। राहुल को तकलीफ ये नहीं थी कि उसके पास पैसा कम था, उसे तकलीफ ये थी कि तुम्हारा कद उससे बड़ा क्यों है। ऐसे लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर पल तुम्हारे विनाश की कामना करते हैं। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। उसने कहा कि बाबा, मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या गलती की, लेकिन अब क्या? अब तो सब खत्म हो गया है। वो जीत गया और मैं हार गया। बाबा ने जोर से हंसा और कहा कि मूर्ख, अभी तो खेल शुरू हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए बल की नहीं, बुद्धि की जरूरत होती है। अगर उसने तुम्हारे साथ छल किया है तो धर्म ये नहीं कहता कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। चाणक्य नीति कहती है शठम प्रति शाठ्यम, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही धर्म है। तुम्हें उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और कड़वा सच जानना होगा। बाबा का चेहरा अब गंभीर हो गया था। उन्होंने अपने झोले से एक पुराना और गीला लिफाफा निकाला। विक्रम उस लिफाफे को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो लिफाफा उसकी कंपनी का था जो उसने सालों पहले बनवाया था। बाबा ने कहा कि विक्रम, तुझे लगता है कि तुझे सिर्फ राहुल ने धोखा दिया? तुझे लगता है कि ये सिर्फ पैसे के लिए हुआ? नहीं, ये षड्यंत्र तो बहुत पहले रचा गया था, और इसका असली सूत्रधार वो नहीं है जिसे तू अपना दुश्मन समझ रहा है। राहुल तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो वो है जो अभी भी तेरे घर में तेरी नजरों के सामने बैठा है और तू उसे भगवान मानता है। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा लिया। उसके दिमाग में हजारों चेहरे घूमने लगे। कौन हो सकता है? मेरा अपना सगा भाई, मेरे चाचा, या फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। विक्रम ने डरते डरते उस लिफाफे को खोला। अंदर कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव थी। उसने जैसे ही पहली तस्वीर देखी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो चीख पड़ा, नहीं, ये झूठ है। ये इंसान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इसे पिता का दर्जा दिया था। बाबा ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि सत्य कड़वा होता है विक्रम। चाणक्य कहते हैं कि कभी कभी विष का इलाज विष से ही होता है। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इस सच को देखकर भी अनदेखा कर दे और अपनी मौत मर जा, या फिर उठ, अपने आंसू पोंछ और उस आचार्य चाणक्य की तरह अपनी शिखा खोल दे, जिसने कसम खाई थी कि जब तक नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। विक्रम खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब खुदकुशी करने वाले की लाचारी नहीं थी, बल्कि एक घायल शेर का प्रतिशोध था। उसने बाबा के पैर छुए और कहा कि मुझे मार्ग दिखाइए, मैं तैयार हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मार्ग कठिन है। इसमें तुझे अपनों का खून होते हुए भी देखना पड़ सकता है, भावनाओं का खून। तुझे पत्थर दिल बनना होगा। क्या तू तैयार है? विक्रम ने कहा, हां, मैं तैयार हूं। तब बाबा ने कहा कि तो सुन, सबसे पहले तुझे दुनिया की नजरों में मरना होगा। जब तक तेरा दुश्मन तुझे जिंदा समझेगा, वो सतर्क रहेगा। जिस दिन वो मान लेगा कि तू खत्म हो चुका है, उसी दिन वो अपनी सबसे बड़ी गलती करेगा, और वही गलती उसकी मौत बनेगी। विक्रम उस मंदिर से बाहर निकला। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। उसने अपनी गाड़ी की ओर देखा जो पुल के पास खड़ी थी। उसने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो चाणक्य की कूटनीति पर आधारित थी।
उसने अपनी घड़ी, अपना वॉलेट और अपना कोट पुल के किनारे छोड़ दिया ताकि दुनिया को लगे कि विक्रम ने नदी में छलांग लगा दी है, और फिर वो अंधेरे में विलीन हो गया। उस रात शहर में खबर फैल गई कि मशहूर बिजनेस टाइकून विक्रम ने आत्महत्या कर ली है। राहुल ने जब ये खबर सुनी तो उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत विक्रम की मंगेतर को फोन किया और कहा, रास्ता साफ है, अब सब कुछ हमारा है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका ये जश्न कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि विक्रम मरा नहीं था। वो चाणक्य इंस्पायर स्टोरी के उस रहस्यमयी बाबा के साथ एक नई शुरुआत कर रहा था। वो सीख रहा था कि कैसे साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपने साम्राज्य को वापस पाया जाता है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब विक्रम को पता चला कि बाबा ने उसे जो पेनड्राइव दी थी उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग थी। वो रिकॉर्डिंग उस रात की थी जब विक्रम के पिता की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। विक्रम हमेशा यही मानता था कि वो एक हार्ट अटैक था, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में राहुल की आवाज नहीं थी। उसमें आवाज थी विक्रम के उस मास्टरमाइंड रिश्तेदार की, जो कह रहा था विक्रम के पिता को रास्ते से हटाना जरूरी है और उसके बाद विक्रम को हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। ये लड़ाई अब सिर्फ दौलत की नहीं थी, ये लड़ाई अब पिता के हत्यारों से बदला लेने की थी। विक्रम ने कसम खाई कि वो अब चाणक्य बनेगा और उन सबको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों, विक्रम अब वापस कैसे आएगा? वो मास्टरमाइंड कौन है जिसे विक्रम भगवान मानता था? और बाबा के पास विक्रम के पिता की मौत का सबूत कैसे आया? क्या वो बाबा भी इस खेल का कोई हिस्सा है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस महायुद्ध की जो अब विक्रम और उसके दुश्मनों के बीच होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि चाणक्य नीति का इस्तेमाल करके विक्रम ने कैसे अपने दुश्मनों को धूल चटाई और वो मास्टरमाइंड कौन है, तो हमें कमेंट में अभी बताएं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में चाणक्य नीति काम करती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी का दूसरा भाग जल्द से जल्द लाएं, जिसमें विक्रम का बदला दिखाया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में जय चाणक्य नीति या पार्ट 2 ज़रूर लिखें। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही विक्रम के बदले की आग भड़के, उसकी पहली खबर आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य। चाणक्य नीति, प्रतिशोध की आग और दुश्मन का विनाश, पार्ट 2। बारिश की बूंदें अब विक्रम को भिगो नहीं रही थीं, बल्कि उसके अंदर जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को और भड़का रही थीं। मंदिर के उस अंधेरे कोने में खड़ा विक्रम अब वो सीधा साधा इंसान नहीं रहा था जो कुछ घंटे पहले पुल से कूदने गया था। उसके हाथ में वो पेन ड्राइव थी और दिल में एक ऐसा सच गड़ा था जिसने उसकी रूह को छलनी कर दिया था। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और अपनी भारी आवाज में कहा कि विक्रम, अब तेरे पास शोक मनाने का वक्त नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर इनका एक भी अंश बच गया तो ये दोबारा उभर आते हैं और पहले से ज्यादा खतरनाक होकर हमला करते हैं। इसलिए तुझे अपने दुश्मनों को सिर्फ हराना नहीं है, बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी गद्दारी करने से पहले 1000 बार सोचें। विक्रम ने पूछा कि बाबा, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूं? मेरी कंपनी, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस सब उनके कब्जे में है। मेरे पास तो अब मेरी पहचान भी नहीं है। बाबा मुस्कुराए और बोले कि यही तो तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान के पास होने के लिए कुछ नहीं होता तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चाणक्य नीति कहती है कि जब शत्रु शक्तिशाली हो तो छिप कर वार करना चाहिए। तुझे अब विक्रम नहीं, बल्कि एक छाया बनना होगा, एक ऐसा भूत जो उनके आसपास रहेगा, उनकी बातें सुनेगा, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देगा। बाबा ने विक्रम को एक पुराना संदूक दिखाया और कहा कि इसमें वो सब है जो तुझे तेरे नए रूप के लिए चाहिए। अगले कुछ दिनों तक विक्रम उस खंडहर मंदिर में ही रहा। दुनिया के लिए विक्रम मर चुका था। शहर के अखबारों में हेडलाइन छप चुकी थी कि प्रसिद्ध उद्योगपति विक्रम की नदी में डूबने से मौत, शव नहीं मिला। उधर विक्रम के आलीशान बंगले में मातम का नाटक चल रहा था। राहुल और विक्रम की मंगेतर रिया सफेद कपड़े पहनकर दुनिया के सामने रो रहे थे, लेकिन बंद कमरे के अंदर वो शैंपेन की बोतलें खोल रहे थे। राहुल ने हंसते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो बेवकूफ़ इतनी आसानी से रास्ते से हट गया। अब ये पूरी 500 करोड़ की कंपनी मेरी है और रिया, तुम भी मेरी हो।
रिया ने मुस्कुराते हुए राहुल के गले में हाथ डाला और कहा कि विक्रम तो हम शाह से एक भावुक बेवकूफ था। उसे क्या लगा कि मैं उससे प्यार करती हूं? प्यार तो पावर से होता है और असली पावर अब तुम्हारे पास है राहुल। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि कमरे की खिड़की के बाहर बगीचे के घने अंधेरे में एक साया खड़ा उनकी हर बात सुन रहा था। वो साया कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। लेकिन अब वो विक्रम जैसा नहीं दिखता था। उसने अपने बाल मुंडवा लिए थे, चेहरे पर एक बड़ी सी दाढ़ी थी और शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। वो अब एक भिखारी जैसा लग रहा था। ये वही भेष था जो बाबा ने उसे सुझाया था। विक्रम का खून खौल रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी शीशा तोड़कर अंदर जाए और उन दोनों का गला घोंट दे। लेकिन तभी उसे बाबा की वो बात याद आ गई कि क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम्हारी योजना पूरी ना हो, अपने अपमान को अमृत समझकर पी जाओ। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींची और वहां से चुपचाप निकल गया। उसे अब पता चल गया था कि उसका पहला निशाना राहुल या रिया नहीं, बल्कि वो मास्टरमाइंड है जिसने इस खेल की बिसात बिछाई थी। और उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए विक्रम को अपने ही ऑफिस में घुसना था। अगले दिन विक्रम अपनी ही कंपनी के गेट पर पहुंचा। कभी वो मर्सिडीज से उतरता था और गार्ड उसे सलाम ठोकते थे। आज वहां वो काम मांगने के लिए लाइन में खड़ा था। उसने अपनी पहचान बदल ली थी। अब उसका नाम भोला था, एक गूंगा और बहरा सफाई कर्मचारी। चाणक्य कहते हैं कि गुप्तचर यानी जासूस ऐसा होना चाहिए जिस पर किसी का शक न जाए। और एक सफाई कर्मचारी से बेहतर जासूस कौन हो सकता है, जिसके सामने लोग अपनी सबसे गंदी बातें भी बिना डरे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी कोई औकात नहीं है। राहुल ने कंपनी का पूरा स्टाफ बदल दिया था, लेकिन पुराने सिक्योरिटी हेड ने भोला को काम पर रख लिया, क्योंकि उसे कम पैसों में एक नौकर मिल रहा था। विक्रम अब अपनी ही कंपनी के फर्श पर पोछा लगा रहा था। ये उसके लिए नरक से भी बदतर था। उसके बनाए हुए कैबिन में अब राहुल बैठा था और उसके पिता की कुर्सी पर वो मास्टरमाइंड बैठा था, जिसका चेहरा देखकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि विक्रम का अपना सगा मामा था, जिसे विक्रम ने पिता की मौत के बाद भगवान की तरह पूजा था। मामा ने ही विक्रम को पाला था और आज वही मामा विक्रम को कह रहा था कि अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है राहुल। विक्रम की लाश नहीं मिली है और जब तक लाश नहीं मिलती कानूनन हम पूरी संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। हमें उसकी मौत का पक्का सबूत चाहिए। विक्रम जो वहां कोने में टेबल साफ करने का नाटक कर रहा था, उसने ये सब सुन लिया। मामा की ये बात सुनकर विक्रम को समझ आ गया कि भगवान उसके साथ है, क्योंकि लाश तो उन्हें कभी मिलेगी ही नहीं। विक्रम ने अब चाणक्य की भेद नीति का इस्तेमाल करने का फैसला किया। भेद का मतलब है दुश्मनों के बीच फूट डालना। विक्रम जानता था कि राहुल लालची है और मामा चालाक है। इन दोनों का गठबंधन सिर्फ फायदों पर टिका है। जिस दिन फायदा खत्म, उस दिन दोस्ती खत्म। विक्रम ने अपना पहला वार करने की योजना बनाई। उसने राहुल के पर्सनल लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक किया, जो कि बहुत आसान था, क्योंकि राहुल ने पासवर्ड रिया का नाम रखा था। विक्रम ने रात के अंधेरे में राहुल के लैपटॉप से कुछ पैसे एक गुप्त खाते में ट्रांसफर किए और उसका रिकॉर्ड ऐसे बदला जैसे वो पैसा मामा के खाते से चोरी किया गया हो। अगले दिन जब ऑफिस में गामा हुआ तो विक्रम वहीं कोने में खड़ा तमाशा देख रहा था। राहुल गुस्से में चिल्ला रहा था कि अकाउंट से 5 करोड़ रुपए कहाँ गए, और मामा ने शक भरी निगाहों से राहुल को देखा और कहा, राहुल, मुझे बेवकूफ मत समझो। इस कंपनी का एक्सेस सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास है। अगर पैसे तुमने नहीं निकाले तो क्या भूत ने निकाले? राहुल ने सफाई दी, लेकिन मामा की आंखों में अब शक का बीज बोया जा चुका था। विक्रम मन ही मन मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत थी। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को अपने हाथों से मारने के बजाय उसे उसके ही साथियों के हाथों मरवा देना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों तक विक्रम ने धीरे धीरे उनके बीच शक की दीवार को इतना ऊंचा कर दिया कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगे। विक्रम ने रिया के पास एक गुमनाम खत भेजा जिसमें लिखा था कि राहुल तुम्हें धोखा दे रहा है और वो सारा पैसा लेकर विदेश भागने वाला है। और राहुल के पास एक खत भेजा कि रिया और मामा मिलकर तुम्हें फंसाने की साजिश कर रहे हैं। घर के अंदर अब महाभारत शुरू हो चुकी थी। राहुल शराब के नशे में रिया को मारता और मामा राहुल को धमकाता। उनका ध्यान अब बिजनेस से हटकर आपसी झगड़ों में लग गया था, जिसका फायदा उठाते हुए विक्रम ने कंपनी के वफादार पुराने कर्मचारियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। वो कर्मचारी जो राहुल के जुल्म से परेशान थे। विक्रम अभी भी अपनी पहचान नहीं बता सकता था, इसलिए उसने चाणक्य नाम से उन्हें ईमेल भेजना शुरू किया।
और उन्हें निर्देश दिए कि कंपनी को अंदर से कैसे कमजोर करना है। शेयर बाजार में कंपनी के भाव गिरने लगे, इन्वेस्टर्स पैसा वापस मांगने लगे और राहुल, जिसे बिजनेस की ABCD भी नहीं आती थी, बुरी तरह बौखला गया। वो एक दिन अपने केबिन में सिर पकड़कर बैठा था, तभी भोला विक्रम वहां चाय लेकर गया। राहुल ने गुस्से में चाय का कप भोला पर फेंक दिया और चिल्लाया, साले, ठीक से काम नहीं कर सकता तो दफा हो जाए यहां से। गर्म चाय से विक्रम का हाथ जल गया, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने नीचे झुककर कांच के टुकड़े उठाए और राहुल की आंखों में एक पल के लिए देखा। उस एक पल में राहुल को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसे लगा कि ये आंखें उसने पहले कहीं देखी हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विक्रम सिर झुकाकर बाहर निकल गया। विक्रम का सब्र अब जवाब दे रहा था, लेकिन खेल का असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। एक रात जब विक्रम वापस उस खंडहर मंदिर में बाबा के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि बाबा किसी से बात कर रहे हैं। अंधेरे में वो दूसरा शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने छिपकर सुनने की कोशिश की। बाबा कह रहे थे, विक्रम अब तैयार हो चुका है, उसे सत्य के करीब ले जाने का समय आ गया है, लेकिन क्या वो उस राज को बर्दाश्त कर पाएगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा? सामने वाले शख्स ने कहा, उसे बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी है। विक्रम चौंक गया। ये दूसरी आवाज जानी पहचानी थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और बोला, कौन है वहां? वो दूसरा शख्स अंधेरे से निकलकर रोशनी में आया और उसका चेहरा देखकर विक्रम के हाथ से लाठी गिर गई। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम के पिता का सबसे पुराना और वफादार मुनीम था, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था। मुनीम जी ने रोते हुए विक्रम के पैर पकड़ लिए और कहा, छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कायर था, मैं अपनी जान बचाने के लिए छिप गया था। विक्रम ने उन्हें उठाया और पूछा, काका, आप जिंदा हैं? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और आप बाबा को कैसे जानते हैं? तब बाबा ने बीच में टोकते हुए कहा, विक्रम, आज जिस रात से पर्दा उठने वाला है वो तुझे हिला देगा। तुझे लगता है कि तेरा मामा ही असली मास्टरमाइंड है? नहीं, मामा भी एक मोहरा है। असली खिलाड़ी वो है जिसका नाम सुनते ही तेरी रूह कांप जाएगी। विक्रम ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रहे हैं आप? मामा से ऊपर भी कोई है? मुनीम जी ने कांपते हाथों से अपनी जेब से एक डायरी निकाली। ये डायरी विक्रम के पिता की थी। उन्होंने कहा, मालिक की हत्या दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। उन्हें एक धीमा जहर दिया गया था, और वो जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि। मुनीम जी की बात पूरी होने से पहले ही मंदिर के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। धूल और धुएं का गुबार छा गया। विक्रम और बाबा संभलते उससे पहले ही बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। किसी ने उनका पीछा किया था। राहुल और मामा के आदमियों ने मंदिर को घेर लिया था। राहुल की आवाज लाउडस्पीकर पर गूंजी, विक्रम, मुझे पता है तू जिंदा है। उस गूंगे बहरे नौकर की आंखों ने तुझे धोखा दे दिया। तूने क्या सोचा था कि तू मेरे ही ऑफिस में रहकर मेरे खिलाफ साजिश करेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? बाहर निकला, वरना मैं इस पूरे मंदिर को आग लगा दूंगा। विक्रम ने बाबा की तरफ देखा। बाबा ने शांत भाव से कहा, डर मत पुत्र, ये भी मेरी योजना का हिस्सा था। शेर को शिकार करने के लिए गुफा से बाहर आना ही पड़ता है। आज युद्ध का शंखनाद होगा। विक्रम ने वहां पड़ी एक पुरानी तलवार उठाई, जो मंदिर में देवी की मूर्ति के पास रखी थी। उसने अपनी दाढ़ी और मूंछों को साफ किया और अपने असली रूप में आ गया। उसने मुनीम जी से कहा, आप पीछे के रास्ते से निकल जाइए, इस डायरी को बचाइए, इसमें मेरे पिता के कातिलों का सच है। मुनीम जी ने मना किया, लेकिन बाबा ने इशारा किया तो वो चले रहे। अब मंदिर में सिर्फ विक्रम और बाबा थे। बाहर 50 हथियारबंद गुंडे थे और अंदर एक निहत्था बुजुर्ग और एक प्रतिशोध में जलता हुआ युवा। विक्रम ने बाबा से कहा, आज या तो मैं मरूंगा या वो। बाबा ने कहा, नहीं, आज तू नहीं, तेरा डर मरेगा। और फिर विक्रम ने मंदिर का भारी दरवाजा खोल दिया। बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच विक्रम वहां खड़ा था, साक्षात काल बनकर। राहुल ने उसे देखकर एक शैतानी हंसी हंसी। देख लो, मरे हुए लोग वापस आ गए, लेकिन आज मैं तुझे दूसरी बार मारूंगा, और इस बार लाश भी गायब कर दूंगा। राहुल ने अपने गुंडों को इशारा किया, खत्म कर दो इसे। 10 गुंडे एक साथ विक्रम पर झपटे, लेकिन उन्होंने जिस विक्रम पर हमला किया था, ये वो बिजनेसमैन विक्रम नहीं था। ये चाणक्य का शिष्य विक्रम था, जिसने पिछले कुछ हफ्तों में सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि शरीर को भी लोहे जैसा बना लिया था। विक्रम ने बिजली की फुर्ती से पहले गुंडे की कलाई मोड़ी और उसी की बंदूक से दूसरे के पैर पर गोली मार दी। अगले 10 मिनट तक वहां जो हुआ वो किसी तांडव से कम नहीं था। विक्रम के अंदर का गुस्सा हर घूंसे और हर वार में निकल रहा था,
लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा थे। एक गुंडे ने पीछे से विक्रम के सिर पर वार किया। विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। राहुल हंसते हुए पास आया और उसने विक्रम के सिर पर बंदूक तान दी। खेल खत्म विक्रम, कोई आखिरी ख्वाहिश? विक्रम ने खून से लथपथ चेहरे के साथ ऊपर देखा और मुस्कुराया। हाँ, एक ख्वाहिश है, जरा पीछे मुड़कर देख। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। पुलिस की सायरन और गाड़ियों की लंबी कतार वहां पहुंच चुकी थी और पुलिस के साथ मीडिया की ओबी वैन भी थी। पूरी दुनिया इस मंजर को लाइव देख रही थी। विक्रम ने अपनी छाती पर लगा एक छोटा सा बटन कैमरा और माइक्रोफोन दिखाया। तेरी सारी बातें, तेरा जुर्म कबूल करना, सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है राहुल। मैंने कहा था ना, चाणक्य नीति। मैंने तुझे यहां बुलाया नहीं था, मैं तुझे यहां लाया था ताकि दुनिया तेरा असली चेहरा देख सके। राहुल के हाथ से बंदूक गिर गई। वो हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने राहुल और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जब पुलिस राहुल को ले जा रही थी तो राहुल ने जाते जाते विक्रम के कान में एक ऐसी बात कही जिसने विक्रम की जीत की खुशी को मिट्टी में मिला दिया। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, तुझे लगता है तू जीत गया? बेवकूफ, तूने मुझे पकड़वा दिया, लेकिन उसको कैसे पकड़ेगा? वो डायरी जो तेरा मुनीम लेकर भागा है वो नकली है। असली डायरी और तेरे पिता का असली कातिल, वो तो अभी भी तेरी पहुंच से बहुत दूर है। और जानते हो वो अभी कहां है? वो अभी तेरी मंगेतर रिया के साथ है। और रिया कभी मेरी थी ही नहीं, वो तो शुरू से उसकी थी। विक्रम सन रह गया। कौन है वो? अगर मामा भी मोहरा है, राहुल भी मोहरा है, तो वो सुप्रीम लीडर कौन है? और रिया का उससे क्या रिश्ता है? तभी विक्रम का फोन बजा। ये नंबर रिया का था। विक्रम ने फोन उठाया। उधर से रिया की आवाज नहीं आई, बल्कि एक भारी और डरावनी आवाज आई। स्वागत है विक्रम, असली खेल में। तुमने प्यादों को तो हरा दिया, लेकिन अब तुम्हारा सामना वजीर से होगा। अगर अपनी रिया को जिंदा देखना चाहते हो तो अकेले पुराने किले में आ जाओ। और हाँ, चाणक्य नीति साथ लाना, क्योंकि आज तुम्हें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। फोन कट गया। विक्रम ने बाबा की तरफ देखा। बाबा के चेहरे पर पहली बार चिंता की लकीरें थीं। बाबा ने कहा, विक्रम, अब सावधान हो जा, क्योंकि अब तेरा सामना विषकन्या के जाल और महामात्य की क्रूरता से होने वाला है। क्या विक्रम उस जाल से बच पाएगा? कौन है वो रहस्यमयी इंसान जो इन सब के पीछे है? क्या रिया भी मिली हुई है या वो भी शिकार है? और बाबा का अतीत क्या है जो वो विक्रम को नहीं बता रहे? दोस्तों, विक्रम की ये लड़ाई अब एक खूनी मोड़ ले चुकी है। अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस पुराने किले में विक्रम के साथ क्या हुआ और वो असली मास्टरमाइंड कौन है जिसका चेहरा देखकर विक्रम के भी होश उड़ जाएंगे, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी अभी एक ऐसे तूफान में है जहां से लौटना नामुमकिन है। अगर आपको लगता है कि विक्रम को जीतना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जय चाणक्य और विक्ट्री फॉर विक्रम लिखना ना भूलें। और अगर आप इस कहानी का सबसे धमाकेदार और अंतिम भाग पार्ट 3 सुनना चाहते हैं तो चैनल चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही विक्रम अपना अगला दांव खेले आपको सबसे पहले पता चले। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य। चाणक्य नीति, विषकन्या का जाल और महामात्य का उदय। फोन कट चुका था, लेकिन उस अनजान शख्स की भारी और खौफनाक आवाज अभी भी विक्रम के कानों में गूंज रही थी। पुराने किले में बुलाने वाली वो धमकी कोई साधारण धमकी नहीं थी, बल्कि एक सीधा मृत्युदंड था। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बाबा की तरफ देखा, जो अब ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे। बाबा के चेहरे पर अब शांति नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और विक्रम से कहा कि पुत्र, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जब शत्रु तुम्हें अपनी चुनी हुई जगह पर बुलाए तो समझ लेना कि वहां सिर्फ जाल है, लेकिन कभी कभी उस जाल को काटने के लिए जाल के अंदर जाना ही पड़ता है। विक्रम ने पूछा कि बाबा, मुझे ये बताइए कि विषकन्या का क्या मतलब है? क्या रिया भी मेरे खिलाफ है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा कि विक्रम, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य तलवारों से नहीं
बल्कि विश्वासघात से गिरे हैं। विषकन्या वो नहीं होती जो जहर पिलाती है, विषकन्या वो होती है जो प्रेम का नाटक करके तुम्हारे सारे राज उगलवा लेती है और सही वक्त आने पर तुम्हें मानसिक रूप से अपंग बना देती है। रिया का सच क्या है ये तुझे उस किले में जाकर ही पता चलेगा, लेकिन याद रखना वहां तू अपने दिल को मार कर जाना। अगर तूने वहां भावनाएं दिखाई तो तेरा अंत निश्चित है। विक्रम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उस पुराने किले की तरफ बढ़ चला जो शहर से 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच की एक पहाड़ी पर स्थित था। बाहर तूफान अब एक प्रलय का रूप ले चुका था। रास्ते भर विक्रम के दिमाग में रिया के साथ बिताए वो पल घूम रहे थे। उसका हंसना, उसका वो वादा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्या वो सब झूठ था? क्या एक इंसान इतना गिर सकता है कि वो प्यार का नाटक सिर्फ दौलत और विनाश के लिए करे? विक्रम का मन कह रहा था कि रिया निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, लेकिन उसका दिमाग और चाणक्य की सीख कह रही थी कि अति परिचय दोषाय, यानी ज्यादा निकटता दोष पैदा करती है और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। किले का विशाल लोहे का गेट जंग खाला हुआ था और हवा के झोंकों से डरावनी आवाजें कर रहा था। विक्रम ने गाड़ी रोकी और अपनी जेब में वो छोटा सा चाकू रख लिया जो बाबा ने उसे दिया था। बाबा ने कहा था कि ये कोई साधारण चाकू नहीं है, इसे अंतिम समय के लिए बचाकर रखना। विक्रम ने जैसे ही किले के अंदर कदम रखा, चमगादड़ों का एक झुंड उसके सिर के ऊपर से उड़ा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक से कभी कभी पुरानी दीवारें दिखाई दे रही थीं। विक्रम चिल्लाया, मैं आ गया हूं, सामने आओ। उसकी आवाज गूंजी और वापस उसी के पास आ गई। तभी एक कोने में एक मशाल चली। उस मध्यम रोशनी में विक्रम ने देखा कि एक सिंहासन जैसी कुर्सी पर कोई बैठा है जिसका चेहरा अंधेरे में है और उसके पैरों के पास रिया बंधी हुई पड़ी है। रिया के मुंह पर पट्टी बंधी थी और वो रो रही थी। विक्रम का दिल पसीज गया। वो रिया की तरफ दौड़ने ही वाला था कि तभी सिंहासन पर बैठे उस शख्स ने ताली बजाई। रुक जाओ विक्रम। वो आवाज वही थी जो फोन पर थी। एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारी प्यारी रिया के शरीर में इतनी गोलियां होंगी कि तुम गिन नहीं पाओगे। विक्रम रुक गया। उसने गुस्से में कहा, तुम कौन हो? कायरों की तरह अंधेरे में क्यों छिपे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। वो शख्स हंसा, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि शैतान की लग रही थी। उसने कहा, साहस और मूर्खता में बहुत बारीक फर्क होता है विक्रम, और तुम आज मूर्खता कर रहे हो। धीरे धीरे वो शख्स उठ खड़ा हुआ और रोशनी में आया। उसे देखते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा समाजसेवी और विक्रम के पिता का बचपन का दोस्त दिग्विजय सिंह था, जिसे विक्रम अंकल कहता था और जो अक्सर अनाथालयों में दान देता रहता था। विक्रम हकलाते हुए बोला, दिग्विजय अंकल, आप? लेकिन आप तो मेरे पिता को भाई मानते थे। दिग्विजय ने एक सिगार जलाया और धुआं छोड़ते हुए कहा, हां, भाई मानता था, लेकिन सौतेला भाई। विक्रम, तेरे पिता ने जो साम्राज्य खड़ा किया उसकी नींव में मेरी मेहनत थी, लेकिन नाम और शोहरत किसे मिली? तेरे पिता को चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या वो दीमक है जो सोने के सिंहासन को भी खा जाती है। मैंने 30 साल इंतजार किया इस दिन का। तेरे पिता को धीमा जहर देकर मारने का प्लान मेरा ही था। राहुल और तेरा मामा तो बस मेरे प्यादे थे, लेकिन असली खिलाड़ी मैं हूं इस खेल का महामात्य। विक्रम का खून खौल उठा। तुमने मेरे पिता को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम उसकी तरफ लपका, लेकिन तभी अंधेरे से 4 लाल लेजर बीम विक्रम के सीने पर आ टिके। दिग्विजय के स्नाइपर्स ऊपर छिपे हुए थे। दिग्विजय ने कहा, जज्बात काबू में रखो विक्रम, वरना खेल खत्म होने से पहले ही तुम खत्म हो जाओगे। अभी तो असली ट्विस्ट बाकी है। दिग्विजय ने रिया की तरफ इशारा किया और कहा, इस बेचारी लड़की को देखो, तुम्हें लगता है कि यह मेरी कैद में है? दिग्विजय ने एक इशारा किया और तभी वो हुआ जिसकी कल्पना विक्रम ने सपने में भी नहीं की थी। रिया, जो अभी तक बंधी हुई रो रही थी, अचानक शांत हो गई। उसने अपने हाथों की रस्सियां खोल दी जो दरअसल बंधी ही नहीं थीं। उसने अपने मुंह से पट्टी हटाई और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था बल्कि एक क्रूर मुस्कान थी।
वो चलकर दिग्विजय के पास गई और दिग्विजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मिलो विक्रम, मेरी सबसे बेहतरीन रचना से, मेरी बेटी रिया। विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसका दिल निकालकर कुचल दिया हो। बेटी, लेकिन रिया, तुम तो, हम शादी करने वाले थे, हमारा प्यार। रिया जोर से हंसी। प्यार? ओ विक्रम, तुम कितने भोले हो। तुम बिजनेस में अच्छे हो सकते हो, लेकिन इंसानों को पहचानने में तुम जीरो हो। डैड ने मुझे तुम्हारे पास भेजा ही इसलिए था ताकि मैं तुम्हारी कमजोरियां जान सकूं, तुम्हारे पासवर्ड्स, तुम्हारी तिजोरी के राज, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना कमजोर कर दूं कि तुम लड़ने लायक ही न रहो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं? मैं तो हर पल उस दिन का इंतजार कर रही थी जब तुम सड़क पर आ जाओगे। विक्रम टूट चुका था, उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। जिसे उसने अपनी दुनिया माना, वही उसकी बर्बादी का कारण थी। चाणक्य ने सही कहा था, स्त्रीणाम द्विगुणा हारो, और ये भी कि शत्रु जब घर का भेदी हो तो लंका चलनी तय है। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रहा था, वो अंदर से मर रहा था। दिग्विजय और रिया अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। दिग्विजय ने कहा, देखा विक्रम, इसे कहते हैं चाणक्य नीति का कूटनीति प्रयोग। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, न पैसा, न पावर, न प्यार, और ना ही जिंदगी, क्योंकि अगले 5 मिनट में ये किला एक धमाके के साथ उड़ेगा और तुम मलबे में दब जाओगे, और दुनिया समझेगी कि विक्रम अपने गम में पागल होकर मर गया। दिग्विजय और रिया पीछे के गुप्त दरवाजे की तरफ बढ़े। विक्रम वहां अकेला बैठा था, मौत उसके सिर पर नाच रही थी। लेकिन तभी विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आई, एक बहुत ही हल्की मुस्कान। उसने धीरे से अपनी जेब से वो चाकू निकाला जो बाबा ने दिया था, और उसके हैंडल में लगा एक छोटा सा बटन दबा दिया। जैसे ही वो बटन दबा, पूरे किले में एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी, आवाज गूंजने लगी। दिग्विजय और रिया दरवाजे पर रुक गए। इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा लॉक हो चुका था। दिग्विजय चिल्लाया, ये क्या है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तभी किले के चारों तरफ लगे बड़े बड़े स्क्रीन जल उठे। उन स्क्रीन्स पर बाबा का चेहरा दिखाई दिया। बाबा ने शांत स्वर में कहा, दिग्विजय, तूने चाणक्य नीति पढ़ी जरूर है, लेकिन समझी नहीं। चाणक्य कहते हैं, शठम प्रति शाठ्यम, दुष्ट के साथ दुष्टता। तूने क्या सोचा था कि तू मेरे शिष्य को उसके घर में घुसकर मारेगा और मैं देखता रहूंगा? विक्रम अब खड़ा हो चुका था। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और उसकी आंखों में अब वही आग थी जो उस रात शमशान में जली थी। विक्रम ने कहा, रिया, तुमने कहा था कि मैं इंसानों को पहचानने में जीरो हूं। शायद तुम सही थी, लेकिन तुम भूल गई कि मैंने पिछले 1 महीने में किससे शिक्षा ली है। जिस दिन राहुल ने मुझे धोखा दिया था, उसी दिन बाबा ने मुझे बता दिया था कि मेरे सबसे करीब कोई ऐसा है जो जासूस है। मुझे तुम पर शक तो पहले दिन से था, जब तुमने मेरे डूबने की खबर सुनकर भी अपनी नई कार खरीदी थी। जो बैंक स्टेटमेंट मैंने हैक किए थे, उनमें तुम्हारी कार की पेमेंट दिग्विजय सिंह के अकाउंट से हुई थी। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने आगे कहा, मैं इस किले में मरने नहीं आया हूं दिग्विजय, मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जिस बम से तुम मुझे उड़ाने वाले थे, उसका रिमोट कंट्रोल अब मेरे हाथ में नहीं, बल्कि पुलिस कमिश्नर के हाथ में है, जो इस वक्त किले के बाहर खड़ी पूरी फोर्स को लीड कर रहे हैं। दिग्विजय घबरा गया। उसने अपने स्नाइपर्स को चिल्लाया, गोली मारो इसे। लेकिन कोई गोली नहीं चली, क्योंकि स्क्रीन पर अब एक और दृश्य दिखा। किले की छत पर बाबा के नागा साधु और विक्रम के वफादार लोग उन स्नाइपर्स को पहले ही दबोच चुके थे। बाबा ने हमेशा सिखाया था कि शत्रु पर हमला करने से पहले उसके हथियारों को बेकार कर दो। विक्रम ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, और रही बात सबूत की, तो अभी जो तुमने कबूला कि मेरे पिता को तुमने मारा, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। और हाँ रिया, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। विक्रम ने एक बटन दबाया और रिया के फोन पर एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में दिग्विजय अपने वकील से कह रहा था, जैसे ही विक्रम का काम तमाम हो जाए, रिया को भी रास्ते से हटा देना। वो मेरे राज जानती है, मैं उसे अपनी जायदाद का एक हिस्सा भी नहीं दूंगा, उसे एक्सीडेंट में मार देंगे। रिया की आंखों में खौफ आ गया। उसने अपने पिता की तरफ देखा। दिग्विजय हकलाने लगा, नहीं बेटी, ये झूठ है, ये विक्रम की चाल है। विक्रम ने कहा, चाल तो है, इसे कहते हैं भेद नीति। दुश्मनों के बीच अविश्वास पैदा करो। लेकिन यह वीडियो असली है। दिग्विजय तुम्हें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रिया,
जो एक विषकन्या थी, अब खुद उस जहर का शिकार हो चुकी थी जो उसके पिता ने बनाया था। उसने गुस्से में पास पड़ी एक बंदूक उठाई और विक्रम की तरफ नहीं बल्कि दिग्विजय की तरफ तान दी। तुमने मुझे धोखा दिया डैड। मैंने तुम्हारे लिए उस इंसान को धोखा दिया जो मुझसे सच में प्यार करता था, और तुम मुझे मारना चाहते थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दिग्विजय अपनी ही बेटी के निशाने पर था और पुलिस गेट तोड़कर अंदर आ रही थी। दिग्विजय ने मौका देखकर रिया पर झपट्टा मारा। गोली चली, धाएं। एक चीख गूंजी और कोई जमीन पर गिर पड़ा। क्या रिया मर गई या दिग्विजय, या बीच में विक्रम आ गया? गोली रिया को नहीं लगी थी। विक्रम ने ऐन वक्त पर रिया को धक्का दे दिया था और गोली विक्रम के कंधे को छूकर निकल गई थी। लेकिन धक्का लगने से दिग्विजय संतुलन खो बैठा और किले की टूटी हुई रेलिंग से नीचे गहरी खाई में जा गिरा। उसकी चीख खाई में गूंजती रही और फिर शांत हो गई। एक बुराई का अंत हो गया। पुलिस अंदर आ गई। रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते रिया ने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मुझे माफ कर देना विक्रम, मैं प्यार के लायक नहीं थी। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुड़ गया। चाणक्य नीति कहती है, दुष्ट का अंत हो जाने पर भी उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि राख में भी कभी कभी चिंगारी बची रह जाती है। सब कुछ खत्म हो गया था। विक्रम ने अपना साम्राज्य, अपना सम्मान और अपने पिता का बदला सब वापस पा लिया था। लेकिन इस लड़ाई में उसने अपनी मासूमियत खो दी थी। वो किले से बाहर आया। बारिश थम चुकी थी और आसमान में सूरज निकल रहा था। बाबा बाहर खड़े थे। विक्रम ने बाबा के पैर छुए। बाबा ने उसे गले लगाया और कहा, आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि एक योद्धा है। लेकिन याद रखना विक्रम, सत्ता और शक्ति नशा है, इसे कभी अपने सिर पर मत चढ़ने देना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था, लेकिन खुद एक झोपड़ी में रहते थे। तुझे भी अब समाज के लिए जीना होगा। विक्रम ने कसम खाई कि वो अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को बचाने में करेगा जो अपनों के धोखे का शिकार होते हैं। उसने चाणक्य नीति के नाम से एक संस्था शुरू की जो लोगों को जागरूक करती है। दोस्तों, विक्रम की कहानी तो यहाँ एक पड़ाव पर आ गई, लेकिन क्या बुराई कभी पूरी तरह खत्म होती है? दिग्विजय तो मर गया, लेकिन उसका वो गुप्त संगठन अभी भी सक्रिय है, जिसके बारे में बाबा ने चेतावनी दी थी। और जेल में बैठी रिया क्या चुप रहेगी या वो फिर से कोई नया जाल बिनेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज विक्रम जीत गया है, क्योंकि उसने साम दाम दंड भेद का सही इस्तेमाल किया। कहानी का नैतिक। इस कहानी से हमें आचार्य चाणक्य की सबसे बड़ी सीख मिलती है। विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास नहीं। चाहे मित्र हो, संबंधी हो या प्रेमी, अपनी कमजोरियां और अपने राज किसी को भी मत बताओ, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो मित्र को शत्रु बनने में एक पल भी नहीं लगता। जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, आपको सतर्क और चतुर यानी स्मार्ट भी होना पड़ेगा। जैसा कि चाणक्य कहते हैं, सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं, इसलिए इंसान को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या विक्रम ने रिया को बचाकर सही किया या गलत? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं और आपको चाणक्य नीति की ताकत समझ आई है, तो कमेंट बॉक्स में अभी जय चाणक्य नीति और जय हिंद लिखे बिना मत जाना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम विक्रम के जीवन की अगली चुनौती पर वीडियो लाएं, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय माफिया से टकराएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल चाणक्य इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।